अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। तो इसका हमारे पास आंसर ये है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल का मतलब ये है कि डिफ्रेंशिएट करें शेल और सब शेल के अंदर। और इसको हम चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और इसके जो डिफरेंसेस हैं वो यही है कि शेल इट इज़ एलिप्टिकल और ओवल पाथवे फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। एंड सब शेल का फर्स्ट पॉइंट है द कॉम्प्लेक्स पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ शेल इज़ कॉल्ड सब शेल। देन shells are used for the calculation of atomic radius, while orbitals are just used to understand the bond formation between atoms. And orbits are showed by spectral lines in a spectrum, while orbitals are showed by finer lines within spectral lines. तो ये हम जब हमने टॉपिक किया था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाई, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल क्यों होता है। एटम हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with opposite charges which cancel out each other's effect, resultantly atom is electrically neutral. तो एटम हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है और हमें पता है कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हमारे पास दोनों का नंबर सेम होगा इट मीन्स कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेम, सो दे कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, दैट्स वाई रिजल्टेंटली एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल, कि हमारे पास एन शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। एन शेल हम फोर्थ सब शेल को कहते हैं, फोर्थ शेल को कहते हैं और इसमें हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं। देयर आर 4 सब शेल्स इन एन शेल, दैट इज़ 4s, 4p, 4d एंड 4f। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिव नोटेशंस फॉर सब शेल्स ऑफ एम शेल। तो एम शेल थर्ड शेल को कहते हैं और इसमें हमारे पास 3 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3s, 3p एंड 3d। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द सब शेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी कि ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सब शेल्स को बताया है इन्हीं को अब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है। तो एस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, देन उससे ज़्यादा हमारे पास पी सब शेल की होती है और सबसे ज़्यादा हमारे पास 3d की होती है। तो इस तरह से हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। क्या आप बग़ैर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पता हुए किसी भी एटम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंसर इज़ येस, वी कैन आइडेंटिफाई एन एटम बाय नोइंग इट्स एटॉमिक नंबर। तो ये है कि हम जस्ट एटॉमिक नंबर भी हमें अगर किसी एलिमेंट का पता हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और वो हर एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है। किसी भी एलिमेंट का एक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का सेम नहीं होता, जस्ट एक एटम का एक ही हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स का अगर हमें ना भी पता हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक हैज़ बीन मेड इन ईच एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमारे पास फ्यू एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है, हमें मिस्टेक को पॉइंट आउट करना है और देन हमने उसको रीराइट करना है। फर्स्ट एलिमेंट इज़ x, 1s2, 2s2, 2p4 एंड 3p2। According to Bose principle, the arrangement of subshells is incorrect. The last 2 electrons instead of going into 3p will complete 2p subshell. तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो p सबशेल होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसमें अभी हमारे पास स्पेस है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है वो भी इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 3p को ऑक्यूपाई करने के बजाय पहले इलेक्ट्रॉन 2p को ऑक्यूपाई करेंगे और 3p यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो ये होगी 1s2, 2s2 एंड 2p6। देन हमारे पास
नेक्स्ट एलिमेंट है वाई, 1s2 2s1 2p1। तो इसमें भी हमारे पास वही मिस्टेक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन विल नॉट ऑक्यूपाई 2p सबशेल। अकॉर्डिंग टू अफबाउस प्रिंसिपल इट विल फर्स्ट कंप्लीट लोअर एनर्जी लेवल दैट इज़ 2s। तो इसमें भी हमारे पास यही होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो 2s को कंप्लीट करेगा, क्योंकि s में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहले वो s सबशेल को कंप्लीट करेगा, देन अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो जो हमारे पास करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो हमारे पास ये होगी 1s2 2s2। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास Z, 1s2 2s2 2p5 and 3s1। In this case, last electron will occupy 2p subshell instead of filling 3s subshell. Correct electronic configuration is 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे भी हमारे पास वही बात है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो 3s1 में गया है वो इसमें जाने के बजाय हमारे पास पहले 2p सबशेल के अंदर जाएगा और हमारे पास करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ लोअर इन एनर्जी। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं A B C और हमें पेयर्स में ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं और हमें कह रहे हैं कि आप पिक करें कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी। तो फर्स्ट हमारे पास है 2s 2p। 2s और 2p में हमें पता है कि ये दोनों सेकंड शेल से बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो s वाला सब शेल है उसकी एनर्जी कम होगी, तो इसमें हमारे पास 2s आएगा। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास 3p एंड 2p। तो 2p ऑब्वियसली लोअर एनर्जी लेवल है, तो इसमें हमारे पास 2p लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। देन 3s 4s, 3s लोअर एनर्जी लेवल है, तो इस वजह से हमारे पास 3s लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। Then next question, draw Bohr's model for the following atoms indicating the location for electrons, protons and neutrons। हमारे पास 3 एटम्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39। नेक्स्ट सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 28। देन आर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 39। तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसी से ही हमने इनके बोहर्स मॉडल ड्रॉ करने हैं। एंड वी ऑल नो दैट द एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो एटॉमिक नंबर है उससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मास नंबर के लिए न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो पोटेशियम का मास नंबर 39 है और एटॉमिक नंबर 19 है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो इस तरीके से हमारे पास 20 न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, 19 प्रोटॉन्स होंगे और आउटसाइड हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8 और लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 28। 14 एटॉमिक नंबर मींस 14 प्रोटॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, मास नंबर 28 में से हम एटॉमिक नंबर जो कि 14 है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा। और यही हमारे पास 14 न्यूट्रॉन्स हैं, 14 प्रोटॉन्स हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के अंदर ऑक्यूपाई करेंगे। देन हमारे पास आर्गॉन का बोहर्स मॉडल है। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 39 है। 39 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे पास 22 न्यूट्रॉन्स, 18 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स के हमने बोहर्स मॉडल ड्रॉ कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हमें गिवन है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने चैप्टर में भी डिस्कस की है। सिलिकॉन, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 14 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। देन हमारे पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2। देन हमारे पास एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। एंड लास्ट हमारे पास आर्गॉन है, एटॉमिक नंबर 18, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6।
Okay, next question. Describe the contribution that Rutherford made to the development of the atomic theory, and we have discussed it earlier in the chapter. We know that Rutherford performed experiment in order to reveal the position of electrons and protons, and during his experiment he find out that proton is present in the central part of an atom called nucleus. Proton is positively charged particle, that's why nucleus carry positive charge, and electrons revolves around in an atom around the nucleus in circles called orbits. That's how Rutherford made contribution in the development of atomic theory. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी डिफर्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, के दोनों के हमारे पास डिफरेंसेस क्या हैं. लाइन लगा के एक साइड पे हम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी करेंगे और दूसरी साइड पे हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को कंपेयर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स वाइल बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स. सो क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन कंटिन्यूस मैनर, वाइल क्वांटम फिजिक्स सेज दैट लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. तो एक कंटिन्यूस मैनर में और दूसरी डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रेवल करती है. दोनों का ये डिफरेंस है. रदरफोर्ड क्लासिकल फिजिक्स की बेस पे है एंड बोहर मॉडल हमारे पास क्वांटम फिजिक्स की बेस पे है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रदरफोर्ड डिड नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाइल बोहर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स. तो रदरफोर्ड ने जस्ट हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कल्स में रिवॉल्व करेंगे, उनको हम ऑर्बिट्स कहेंगे, जबकि बोहर ने ये बताया था कि ऑर्बिट्स कहेंगे और हर ऑर्बिट जो है वो एक उसकी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होगी. दैट्स वाई वी कैन कॉल देम एज एनर्जी लेवल्स. तो इस तरह से बोहर ने ऑर्बिट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. तो ये हमारे पास सेकेंड डिफरेंस है दोनों का. Third point, Rutherford model could not explain the stability of atom and observed line spectrum obtained for an atom, while Bohr's model nicely explains the stability of an atom and observed line spectrum obtained for an atom. ये जो थर्ड पॉइंट है ये हमारे पास रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स हैं, जिसमें हमने ये बात देखी थी कि इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल will emit energy continuously, so continuous spectrum will form and ultimately the electron will fall into the nucleus and atomic structure would collapse. तो ये हमारे पास इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि रियलिटी में एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल होता है और उसके लिए लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है. इसको बोहर ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, एक तो क्वांटम फिजिक्स को यूज़ करते हुए बोहर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ही ऑर्बिट के अंदर रहेगा वो एनर्जी को ना एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन फॉल भी नहीं करेगा और एक एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से स्टेबल होगा. और इसी वजह से हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सिर्फ तभी हमारे पास स्पेक्ट्रम के ऊपर एक लाइन आएगी, अदरवाइज़ हमारे पास कोई लाइन नहीं बनेगी. तो इस तरह से हमारे पास एटम का एक लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाता है. सो दिस वाज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द मॉडल्स. यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. तो आज हम इतनी ही एक्सरसाइज करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.